दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका। सभी लोग एक बार कमेंट कर दें। वॉइस क्लियर आ रही है? आज हम लोग देखेंगे, कल की क्लास के बाद जो है हमने बात की थी। चलिए, ठीक है। कल हमने देखा था कि भारत का परिचय कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद भारत के भौतिक प्रदेश में बात कर रहे थे। अपवाह तंत्र आज देख लेंगे। ये दो टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो है कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर हमने बात की थी, जो आप जो है कम समय में इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा था भारत का जो मैदानी भाग है, मध्यवर्ती मिड प्लेन है, उसको हम दो भागों में बांट करके दो आधारों पर बांटा जा सकता है। क्लियर है? स्वागत है शिवानी, अर्पिता, रविलेश। तो इसको बांटे जाने की बात यह है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, इसमें पूरा कंप्लीट जब हम विभाजन करेंगे तो उसको हम भाबर, तराई, खादर और बांगर के आधार पर बात करेंगे। और जब नदियों के आधार पर हम पढ़ेंगे या इसको नदी बेसिन के आधार पर, तो तीन आधारों पर पढ़ेंगे। तो इन सभी मैदानों का कुछ न कुछ भाग जो है आप याद करिए। जैसे हमने इस पे बात की थी कि ये पंजाब का मैदान था। इसको आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पंजाब के मैदान के साथ साथ जो है एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका हम बंटवारा करेंगे। क्लियर है ना? बंटवारा, जैसे कि पहला जो आधार है हमारा भाबर, तराई, खादर, इसके आधार पर, तो इसमें हम लोग ये ऊपरी हिस्सा हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, भारत का तो यहाँ से जो है शिवालिक, जब ये शिवालिक पर्वतमाला है, इसके गिरिपाद में, ठीक है ना, यहाँ तक ये जो हिस्सा आता है ऊपर का, ये पतली पट्टी एक है, ये भाबर का क्षेत्र है। उसके बाद बांगर का क्षेत्र है। उसके बाद इसको दो भागों में बांटा जाता है। ये है आपका खादर और बांगर। क्लियर है? लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? ये किसका लिख के आ रहा है? ये किस में वार्निंग दिखा रहा है? अभी सही हो गया कि दिखा रहा है? जिसका भी ब्लॉक होगा उसको मैं क्लास के बाद ही कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान क्या रखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम तराई का हिस्सा बोलेंगे।
और ये दूसरा हिस्सा जो है ये, इसको पूरा कलर ही कर देते हैं, ये है आपका तराई का हिस्सा, सॉरी ये ऊपर जो है भाबर, इसके बाद ये जो है ये तराई है, इसके बाद ये जो है हिस्सा दो भागों में हम बांट सकते हैं इसको, ये है खादर जो कि नवीन जलोढ़ होती है, और ये है बांगर जो प्राचीन जलोढ़ होती है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वो किसका है, शिवालिक का है। तो मध्यवर्ती मैदान को अगर हम लंबनट डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सबसे टॉप पर जो है भाबर है, और इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए बड़े बड़े जो ऊपर आप देखेंगे तो ये पहाड़ों से ढके हुए पत्थर होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं जिसमें नदियाँ विलीन हो जाती हैं। ठीक है, ये बहुत पतली पट्टी का होता है। ठीक है ना, ये शिवालिक के गिरिपाद यानी कि जो फुट हिल है उस पे पाए जाते हैं, और बड़ी बड़ी नदियाँ जो है यहाँ पर क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, फिर ये निकलती हैं तराई में। तराई में नमी बहुत रहती है, तराई का मैदान जो है, और ये जो है 7 से 8 किलोमीटर लंबी पट्टी होती है चौड़ी, और इसके बाद 10 से 20 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी जो होती है तराई का मैदान होता है। तराई के मैदान में हमें क्या करना होता है कि वहाँ पेड़ पौधे तो होते हैं, लेकिन यह नदियों के अवसादों से बने हुए मैदान से बना होता है। इसकी ढाल जो होती है बहुत मंद होती है, और इसमें छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं यहाँ उभर करके आती हैं, और इसमें जो है बड़े स्तर पर निर्वणीकरण के यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन के भी उदाहरण देखे गए हैं, और यहाँ पर ज़्यादा दलदल मृदा जो बोलते हैं जिसको दलदली मृदा पाई जाती है। क्लियर है ना। अब इसके बाद जो बांगर है और खादर है, ये जो है नदियों के जलोढ़ से बने हुए हैं। जो नवीन जलोढ़ हैं उनको हम खादर बोलते हैं, और जो पुराने जलोढ़ हैं उनको क्या हम बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका वर्गीकरण पूरा कंप्लीट। अब इसमें हम अलग अलग मैदानों को पढ़ेंगे। जब किसी भी मैदान को पढ़ने के लिए ना एक फार्मूला है, इसको आप लिख लीजिए कि किसी भी मैदान को हम पढ़ रहे हैं, चाहे राजस्थान के मैदान को पढ़ रहे हैं, चाहे पंजाब हरियाणा के मैदान को पढ़ रहे हैं, या गंगा के मैदान को पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र के मैदान को पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो हमें क्या करना होता है, किसी भी मैदान के बारे में लिखने के लिए कुछ मूल बिंदु हैं, या याद करने के लिए इसी फार्मूले पर सभी को रख दीजिएगा। कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट हैं। जैसे पहला जो है आप लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक है मैदान, जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें लिखना है कि मैदान के बारे में ये कहाँ से, जैसे हमें लिखना हो कि गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, तो हरिद्वार से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक है। अब उसका विभाजन कई भागों में होता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान जो है कहाँ से कहाँ तक है, मध्य गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, निचली गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, और डेल्टा कहाँ से कहाँ तक है। क्लियर है ना। उसके बाद हमें कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए, ये दिख रहा है ना दूसरा वाला कलर, कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। और एक मैं करके दिखा दूंगा आपको राजस्थान के मैदान के बारे में। तीसरा जो होता है कि इसमें जब नदी बहेगी तो वनस्पति कौन कौन सी होगी, ठीक है ना, वर्षा की मात्रा क्या क्या होगी, और यहाँ पर मृदा कौन कौन सा पाया जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि खनिज आदि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस पे दूसरा जो होता है वर्षा की मात्रा। तीसरा
चौथा है वनस्पतियां। इसको इंग्लिश में भी सुन लीजिए कि एक तो पहले प्लेन्स के बारे में लिखना है, प्लेन कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कौन कौन सी इसका ड्रेनेज सिस्टम, कौन कौन से रिवर फ्लो होते हैं, प्रेसिपिटेशन कितनी होती है, कब होती है, वनस्पतियाँ, पांचवा है मृदा यहाँ की कौन सी है, ठीक है, एल्यूवियल सॉयल है या बलुई है, दोमट है, मृदा कौन कौन सी होती है, छठा क्या है कि प्राथमिक क्रियाकलाप कौन से होते हैं। ये मुख्य परीक्षा में अगर आपको लिखने का आए तो किसी भी मैदान के बारे में ऐसे ही लिखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें होती हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में जैसे क्या होता है, कृषि कार्य और खनन की बात की जाएगी। अब यहाँ पर जो है सातवां है खनिज उत्पादन कौन कौन से होते हैं, और अगर बहुत डिटेल में आपको लिखना है तो यहाँ पर यहाँ की क्या है, जननांकिकी भी लिख देंगे, डेमोग्राफी, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाता है। किसी भी मैदान के बारे में अगर आपको लिखना है तो यही फार्मूला है और इसी के आधार पर हाँ सब पर यूज़ करना है। अब आपके कितने मैदान हो गए, हमने कल पढ़ा था ना, इस फार्मूले को सभी पर यूज़ करिएगा। ये जैसे कि हमने पढ़ा था, ये लंबनद विभाजन देख लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए पंजाब हरियाणा का मैदान आपको लिखना है, ठीक है, तो ये सेम चीज़ें लिखेंगे। तो चलिए राजस्थान का अगर मैदान अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या क्या है लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। पहले तो क्या है मैदान, तो राजस्थान का मैदान जो है कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। राजस्थान का मैदान जो है सिंधु और उसकी सहायक नदी तंत्रों से हुआ है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, जैसे सरस्वती नदी वहाँ एक बहती थी, कि बहुत सारे दीर्घकालीन जो है मौसमी क्रियाकलापों के होने के कारण जो है ये क्या हो गया, ये मैदान जो है विलुप्ति की कारण है। बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं, जो अधिक धूप कर लगने के कारण और यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण ये मरुस्थल में बदल गया है। तो इसका निर्माण जो है सिंधु और उसके सहायक नदियों से हुआ है। दूसरा ये है कि यहाँ पर दीर्घकालीन मौसमी परिस्थितियों के बदलने के कारण यहाँ शुष्क अवस्था आ गई है, रेगिस्तान, अधिकतर क्षेत्र जो है रेगिस्तान में पाए जाते हैं। नदियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी नदी है वो लूनी है, ठीक है, एक ही नदी है। लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो यहाँ से बहती है और अरावली के नाग पहाड़ी से निकलती है। ये तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अरावली की नाग पहाड़ी से, और कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। ये अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है ना। तो इसकी एक विशेषता है। यहाँ पर वर्षा जो है मैक्सिमम जो है 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो वनस्पतियों में क्या हो जाएगा, जब वर्षा कम होगी तो कटीले वन हैं, झाड़ियाँ हैं, यही पाए जाएंगे, जिसमें नागफनी आदि के नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है शीत ऋतु में, यानी कि जब विंटर में कुछ वर्षा होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, आप देखते हैं ना पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण शीतकालीन में वर्षा होती है, तो उसको पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। उसके कारण यहाँ पर कुछ वर्षा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मावट, एक शब्द है, हाँ वेरी गुड, मावट होती है, मावट बहती है, मावट होता है, उसको जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाएंगे, तो ट्रॉपिकल थॉर्नी वन पाए जाएंगे, यानी कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाएंगे। क्लियर है ना। यहाँ पर और भी कुछ विशेषता है, जैसे इंदिरा नहर परियोजना जब से निकली है तभी से जा करके यहाँ पर कुछ क्षेत्रों को उपजाऊ बनाया जा सका है, ठीक है। तो वो उपजाऊ क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इंदिरा नहर जो परियोजना है वह मैक्सिमम क्षेत्रों में गन्ना और कपास की खेती के लिए, कुछ उनके उत्पादन के लिए सुयोग्य बनाया है, नहीं तो इससे पहले जो है वहाँ पर उत्पादन नहीं होता था। अब पशुपालन यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो खेती में आप देख रहे हैं गन्ना और कपास के कुछ ही क्षेत्रों में खेती होती है,
कृषि उत्पादन में आप देखेंगे खेती, गेहूं, चना, धान, ये सब चीज़ें कम होती हैं, लेकिन दलहन की फसलें होती हैं ठीक ठाक। ठीक है, दलहन की ये सरसों के उत्पादन में आपको देखा है ना, राजस्थान 1 नंबर पर है। और यहाँ पर जो है पशुपालन, ढेर प्रकार की भैंसें, गायें, बकरी बहुत बड़े बड़े प्रजातियों की पाई जाती हैं। यहाँ पर जो है ऊँट पालन होता है। तो यहाँ पर एक घास होती है जिसका नाम है सेवण और धामड़। एक तो मावट समझ लीजिए, मावट वर्षा हो गई, ठीक है। सेवण और धामड़ ये घासें जो होती हैं बड़ी उपजाऊ, बड़ी ही न्यूट्रिएंट वैल्यू वाली होती हैं। सेवण एवं धामड़, ठीक है ना, ये घासें हैं जिसे पशुओं को खिलाया जाता है और ये दुग्ध उत्पादन में मदद करती है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर अगर हम बात करें कि नेचुरल रिसोर्सेज में, खनिज उत्पादन में, यहाँ तक हो गया। खनन में अगर हम बात करें, खनिज उत्पादन में बात करें तो तांबा का एक उत्पादक राज्य है ये। और यहाँ पर प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट, कोयला और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तांबा। अब इस पे जो है पेट्रोलियम के भी बड़ी मंगला और ऐश्वर्या जैसी परियोजनाएं यहाँ पर हैं, रिफाइनरी की। ठीक है ना, जस्ता, तांबा और झीलें हैं जो वो जिसमें सबसे बड़ी सांभर झील है, वहाँ पर नमक उत्पादन होता है। ठीक है, और भी झीलें हैं जैसे डीडवाना हो गया, आप देखेंगे कुचामन हो गया, ये सारी झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये सारा पूरा डिटेल में हो गया ना, समझ में आ गया राजस्थान का। समझ लीजिए बस, देखिए पढ़े आप लोग होंगे या रिवीजन कर ले होंगे। हाँ, तो साल्ट जो है यहाँ पर बनता है। अब पंजाब हरियाणा के मैदान को हम लोग समझेंगे, बस रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो कल हमने देख लिया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंच आब जो है पंच दोआब से बना है। ठीक है ना, पंच दोआब प्लस दोआब। अब 5 दोआब के लिए 6 नदियों का होना आवश्यक है। तो यहाँ से जो है हमारी एक नदी गई है, ये सिंधु नदी है। ठीक है, कलर बदल लेते हैं। ये है आपकी सिंधु नदी, ये है आपकी झेलम, फिर इसके बाद आती है चिनाब। ठीक है, ये इसी में मिल जाती है। झेलम हो गई है, ये चिनाब है, फिर इसके बाद रावी, और इसी से निकलेगी एक यहीं से ब्यास, और सबसे नीचे जो है आपकी ये सतलज है। सभी का ये टोटल है सतलज। क्लियर है ना। अब इनके बीच जो है दोआब बने हुए हैं, इसको कौन सा दोआब बोलते हैं, सिंधु सागर। सिंधु और झेलम से बने सिंधु सागर दोआब बोलते हैं। ये जो है ये चाज दोआब बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, चाज। ये जो है चिनाब और रावी में रचना, और ब्यास और रावी में बारी। सबके एक एक नाम इसमें लिए गए हैं। और ये जो सबसे निचला है इसको हम बोलते हैं बिस्ट।
क्लियर है ना? तो इतना आप याद रख लीजिए। तो ये क्षेत्र हो गया आपका, ये पूरा क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। अब ये मैदान जो है 5 नदियों से बना हुआ है, लिख देंगे आप, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और बिस्ट। अब इन नदियों के जो दोआब हैं वो 5 दोआब हैं, और इन्हीं 5 दोआबों के नाम पर पे क्या है, हमारा नाम दिया गया है पंजाब। पंजाब हरियाणा के मैदान की ये विशेषता है। अब इनके बाद हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो है कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ वनस्पति अगर हम देखेंगे तो वनस्पति जो है हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसी की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कौन कौन सी खेती होती है, तो धान, गेहूँ, चावल अच्छे उत्पादक हैं। ये हरित क्रांति के बड़े क्षेत्रों में से ये आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ पर आपके खाद्यान्न फसलों का बड़ा उत्पादन होता है, दलहन, तिलहन सब कुछ होता है। वनस्पतियों में आप देखेंगे तो पर्णपाती वन यानी कि डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट में आप देखेंगे सागौन हो गया, सागौन का तो उतनी मात्रा नहीं पाई जाती है, फिर भी नीम हो गया, पीपल हो गया, आपका ये आम हो गया, और जितने भी डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो पाए जाएंगे। और यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, अरावली की पहाड़ियाँ कुछ क्षेत्रों में आती हैं, वहाँ पर जो है कुछ कटीले वन भी पाए जाते हैं, ठीक है, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। कहीं मिलती है इसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना, ब्यास, सतलज जो भी मिलती है ये आपको मिला लीजिएगा। इसमें इसका बहुत महत्व नहीं है, महत्व इसका है, ठीक है, कि कौन कौन से दोआब बनते हैं, ठीक है। ये इधर उधर मिला होगा तो मिला लीजिएगा सही से। देख रहे हैं। तो आप जो है ये ध्यान रखिएगा कौन कहाँ से मिलता है, उसका बहुत उपयोग नहीं है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, करिए कौन मिला ये कहीं पे। ये दोआब की बात हमें करनी है, ठीक है, कि दोआब कौन कौन से बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं। अब इस पे वनस्पति हो गई। खनन में भी आप देखेंगे तो माइनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर खनिज उत्पादन है। खनिज उत्पादन में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे तो सीमेंट उत्पादक जो क्षेत्र हैं, खास करके जो आपका दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ ये सब संगमरमर आदि के उत्पाद किए जाते हैं, और पेट्रोलियम के कुछ रिफाइनरीज हैं। तो खनिज में बहुत समृद्ध ये क्षेत्र नहीं है। हाँ, खेती में है, खेती में यहाँ पर गेहूँ, चावल, सारी फसलें होती हैं, इवन कपास भी होते हैं। कपास में प्रोडक्टिविटी में आप देखेंगे ये क्षेत्र काफ़ी रिच है। और पेड़ पौधे हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ विशेष नाम हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, उनके बारे में समझ लीजिए, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर होशियारपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर चो अपर्दन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का इरोजन, चो इरोजन होता है। अब ये चो इरोजन क्या होता है बताइए, किसको पता है? चो इरोजन, इसमें जो है 2 प्रकार की भूमियां होती हैं, बेंट भूमि ये होशियारपुर के क्षेत्र में होता है। होशियारपुर जो पंजाब का एरिया है, पाकिस्तान के सीमा के साइड में बेंट भूमि पाई जाती है। हाँ, ये अपर्दन जो होता है हवाओं के कारण होता है, और साथ में जो यहाँ पे जो खादर मृदा होती है उसको बेंट भूमि बोलते हैं। जो नदियों के नवीन जलोढ़ से बना होता है इसको खादर मृदा। और दूसरी जो मृदा होती है यहाँ पर वो है आपकी, अच्छा, तो इसको चो इरोजन बोलते हैं। इसमें मैं बोल तो रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। चो इरोजन, तेज हवाएं चलती हैं तो उससे ये इरोजन होता है। बेंट भूमि इसमें पाई जाती है जिसको बहुत नवीन जलोढ़ होते हैं, इसको हम न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं, खादर सॉइल ही बोलते हैं इनको। और इसमें जो है कैल्शियम प्रचुर मात्रा में कुछ भूमियों में पाया जाता है जिनको कांकड़ मृदा बोलते हैं। क्या? कांकड़ मृदा, कांकड़ सॉइल। ये
कैल्शियम प्रचुर होती हैं, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। चूने की मात्रा अधिक होती है। तो ये चो अपर्दन जो है इन्हीं क्षेत्रों में होता है, आसानी से इनकी परत जो है, हाँ, बेंड भूमि, बेंट, बेंट, BENT, बेंट, बेंड नहीं, बेंट, ठीक है। यहाँ पर ये जो चो अपर्दन होता है वो किसके कारण होता है? जैसे ये हवा के कारण नहीं, ये मेरे ख्याल से होगा इसके कारण, नदी जल के कारण होता है ना चो अपर्दन। जो ये इरोजन होगा ये नदी जो है, ये शिवालिक का एरिया है ना। अगर हम पंजाब की बात करें तो ये वाला हिस्सा पंजाब का है, अगर भारत की हम बात करें तो ये है ना पंजाब का। तो ये जो शिवालिक से सटा हुआ जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये यहाँ पर जो नदियाँ आती हैं, ये नदियाँ जो है इन परतों को उखाड़ देती हैं, ठीक है। तो ये जल के कारण होता है, वायु के कारण नहीं होता है। इसको अगर हम लिखना हो कि ये चो अपर्दन होता क्या है, तो चो अपर्दन एक प्रकार का ऐसा अपर्दन है जो पंजाब के होशियारपुर ज़िले में पाया जाता है। और ये जो है शिवालिक से लगी हुई नदियाँ जब आती हैं तो अपने साथ जो है ये गाद को उड़ा ले जाती हैं, इनके परत को उठा ले जाती हैं, ठीक है। मुख्यतः जो है ये पंजाब के इसी ज़िले में पाया जाता है। कांकड़ भूमि हो गया और कैल्शियम से बेंट भूमि हो गया, ठीक है। अब ये जो पूरी तरीके से है ना, ये अनुपजाऊ हो चुके हैं, ये अपर्दन के ही कारण ये भूमियाँ बनती हैं, ठीक है। किसके कारण? तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब ये हो गया कंप्लीट आपका। अब गंगा का मैदान हम देखेंगे। इसको ऊपर रहने दीजिए। ये हम मान लेते हैं ये शिवालिक है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान, ठीक है ना। तो ये जो है कहाँ से होगा? ये ऊपरी गंगा का मैदान है, हरिद्वार से लेकर के कहाँ तक? प्रयागराज तक। प्रयागराज से लेकर के पटना और पटना से लेकर के पश्चिम बंगाल की राजमहल पहाड़ी। और इसके बाद का जो क्षेत्र है ना, ये डेल्टा है, डेल्टा का क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये ऊपरी गंगा, ये मध्य गंगा मैदान है, ये सारे, और ये निचली गंगा का मैदान। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हमारी जो है जो ये गंगा का मैदान है, ये हरिद्वार से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है? राजमहल पहाड़ियों तक, पश्चिम बंगाल तक, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के बाद ये सुंदरबन का डेल्टा बनाता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ बहती हैं? तो अगर हम ऊपरी गंगा के मैदान को ले लें, अलग अलग अगर हम पढ़ें, ऊपरी गंगा का मैदान, तो ये कैसी आकृति बनाते हैं, ठीक है। ये कैसी आकृति बनेगी? तो यहां पर हम देखेंगे, ये मान लेते हैं हम गंगा, ठीक है, और यहीं से जमुना आती हैं और यहाँ प्रयागराज में मिल जाती हैं,
क्लियर है? इतना तो क्लियर है ना? एक तो गंगा जी हैं और दूसरा जो है यमुना जी हैं। अब प्रयागराज से यहाँ पर ये जो मैदान है, ये कौन सा मैदान हो गया? ये ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। ये बोला जाता है गंगा यमुना दोआब, ठीक है ना? ये क्या बोला जाता है? ये गंगा, ये यमुना, और दोनों का संगम जो है ये है प्रयागराज। अब यहाँ से कई नदियाँ ऊपर से आती हैं, यानी कि हम बोलेंगे बाएं तरफ से, ठीक है? बाएं तरफ से जो आती हैं उन नदियों के बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो है ये कहलाता है आगरा मंडल प्रदेश, ये कहलाता है गंगा यमुना दोआब, ये कहलाता है रोहेलखंड, ठीक है? ये क्या कहलाता है? रोहेलखंड। यहाँ से जब पटना तक हम जाएंगे, ये मान लीजिए ये पटना हो गई, तो ये भोजपुर का पठार, ठीक है? यहाँ पर सोन का पठार भी होगा, सोन नदी आती है ना। एक एक लिखते चलते हैं। ये क्या है? आगरा मंडल, ये गंगा यमुना दोआब, ये रोहिलखंड, और यहीं पर बुंदेलखंड भी है, ठीक है? यहीं पर बुंदेलखंड भी है आपका, ठीक है? रोहिलखंड और बुंदेलखंड। यहाँ से ये भोजपुर का दोआब है, और लास्ट में यहाँ से देखिए घाघरा वगैरह यहाँ से आती हैं, ठीक है? जो गंगा में आकर के मिलती हैं। एक मिनट टाइम दीजिएगा थोड़ा सा, मुझे लग रहा है एसी का पानी भर गया। द्वार यहाँ नहीं पढ़ना है आपको। द्वार जो है आपको, जैसे हरिद्वार हो गया, मैदान होते हैं, घास के मैदान होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। कौन सा प्रेशर? ये डेल्टा, इंग्लिश में ही डेल्टा ही कहलाएगा ये, ठीक है? इसके बाद जो यहाँ सोन नदी का मैदान है, और यहाँ पर आपका ये कोसी आदि नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं ना। तो ये क्लियर है पूरा। अब इसके बारे में अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अब इसके बारे में अगर लिखना हो तो ये कैसे लिखेंगे? एसी चला दें। लिखेंगे
कि ये मैदान जो है, अगर हम ऊपरी गंगा यहाँ से इसकी बात करें तो ये मैदान कहाँ से कहाँ तक आता है, तो ये मैदान जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा, रामगंगा, शारदा आदि नदियों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो है प्रमुख क्षेत्र जो है 3 आते हैं, ये वाले, ये तीनों क्षेत्र जो है आते हैं, आगरा मंडल, गंगा यमुना दोआब और रोहिलखंड। क्लियर है ना। ये है, इसमें जो है आपको देखते ही हैं कि जितने भी फसलें होंगी वो सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। इसमें गेहूं, चावल, सभी प्रकार की फसलें जो होती हैं, दलहन, मक्का, ज्वार, सब कुछ होता है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। गन्ना की खेती बहुत अच्छे स्तर पर होती है। जितने भी डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ भी अपर्दन की समस्या है। कहाँ पर? मथुरा और आगरा मंडल जो क्षेत्र है, ये मथुरा और आगरा जिले में सबसे बड़ी समस्या क्या है इसका? वायु अपर्दन, मृदा अपर्दन की समस्या है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या है कि अतिसिंचित होने के कारण जो है यहाँ की मिट्टियाँ जो है ऊसर में बदल रही हैं। ठीक है ना, ऊसर में बदल रही हैं। गन्ना की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है ये, और अन्य चीज़ें जो है यहाँ पर सहयोगी हैं। तो ये समझ में आ गया। नदियाँ हमने देख ली, क्या क्या होता है यहाँ पर। खनिज उत्पादन क्षेत्र में उतना अधिक नहीं है ये, कुछ कुछ जो है डोलामाइट आदि छोटे मोटे पत्थर आदि यहाँ पर पाए जाते हैं, और कोई विशेष यहाँ पर खनिज उत्पादन नहीं होता है। ठीक है। मध्य गंगा के मैदान में हम आते हैं, तो ये प्रयागराज से पटना तक है, और इसमें घाघरा, गंडक, कोसी, ऊपर से जो नदियाँ आती हैं उनके साथ साथ गंगा भी है, घाघरा है, बागमती, महानंदा, सोन, ये सभी नदियों से मिलकर के ये बना हुआ है। और इसके मैदान में अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक ही मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भोजपुर के मैदान के साथ साथ जो है मिथिलांचल है, पूरा नेपाल वाला क्षेत्र जो है, जो आप देखेंगे बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले से बना हुआ है, उसको बोलते हैं मिथिला का मैदान। कोसी महानंदा का मैदान है ये मैदान जो है इसी में आता है। इसको पटना को यहाँ कर लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, उसके बाद निचली गंगा हमारी रहेंगी। ठीक है। तो कोसी का मैदान, कोसी महानंदा का मैदान इसको बोलते हैं, उसके भोजपुर का मैदान, और यहाँ जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है ये क्या है आपका? मिथिला का मैदान। इसमें इंग्लिश क्या क्या नहीं समझ में आ रही है? ये जितने नाम है ना, प्लेन, भोजपुर प्लेन, रोहिलखंड प्लेन, इसमें कोई नाम ही बताया जा रहा है ना, तो आप यहां पर, और जितने भी टर्म यूज कर रहे हैं ना, सब दोआब को दोआब ही बोलते हैं। ठीक है। और आप जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, सब हिंदी इंग्लिश एक ही में है, बस हिंदी फॉन्ट में यूज कर रहा हूं, बोलने में सारे एक ही हैं। ठीक है। अब यहाँ टॉल और जल्ला, यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉल और जल्ला ऐसी भूमि क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियों का पानी या वर्षा का पानी बहुत दिनों तक जमा रहता है, उसमें मछली उत्पादन के लिए वो काफ़ी यूज किए जाते हैं। ठीक है। ये दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है। उसको प्रेशर वगैरह मत समझ लेना, इसको इंग्लिश में भी दोआब ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी दोआब ही बोलते हैं, कोई अलग नाम नहीं है उसका। तो चलिए, ये हो गया आपका। तो यहाँ भी जल्ला, और यहाँ पर भी खेती सेम होती है जैसे पूर्वांचल में जो खेती होती है, धान की, चावल की, सरसों की, ये सारी वनस्पतियाँ भी लगभग सेम पाई जाती हैं। मछली उत्पादन और अन्य उत्पादन जो है जल्ला और टाल 2 चीज़ें आपसे पाई जाती हैं। ठीक है। आगे जो है हमारा निचले गंगा का मैदान, इरोजन बताया, तो अपर्दन का इरोजन तुम सुन ही नहीं रहे हो। जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर अपर्दन जो होता है उसको बोलते हैं इरोजन। इरोजन मतलब कि नदियों द्वारा या हवाओं द्वारा क्या होता है,
ऊपरी परत का हट जाना, उसको इरोजन कहते हैं। ठीक है, अपर्दन शुरू में ही मैंने बताया तो था, यूज कर रहा हूं जहां जरूरत है मैं यूज कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। तो ये हो गया आपका। फिर निचली गंगा का मैदान आता है हमारा, पटना से लेकर के राजमहल पहाड़ी से। ठीक है, तो इस मैदान में आप देखेंगे कि तीस्ता, रायडाक, सांकोस, हुगली, ये सब नदियां हैं। ठीक है, तीस्ता, सांकोस, हुगली आदि नदियों के मैदानों से ला करके बटा गया है, और इसमें जो है जूट और पटसन की खेती होती है। ये जो पटना से इधर आ जाएंगे आप ना, तो यहाँ पर सांकोस, यहाँ पर कौन सी खेती होती है? जूट और पटसन की खेती होती है। बस और कोई विशेषता यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र के मैदान में चलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ लेंगे। ब्रह्मपुत्र का मैदान में असम में सदिया से लेकर के धुबरी तक ब्रह्मपुत्र का मैदान पाया जाता है, और इसमें भी सभी चीज़ें जो है, ये सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप माजुली इसमें पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें और विशेषता ये है कि यहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। हर साल जो है असम में आप देखते हैं बाढ़ जो होता है ब्रह्मपुत्र के ही कारण आता है। बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम ही हैं। तो ये जो है, अब जो है हम आएंगे प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत आते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का पहले हम लोग क्षेत्र लिख लेते हैं। तो अगर हम ये अपना ये वाला हिस्सा जो है, ये है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। अब ये जो है प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है ना, ये गोंडवाना लैंड जो मुख्य भूमि है भारत की, इससे मिलकर के बना है। अब इसमें कई प्लेट्यू हैं, कई पठार हैं। ठीक है, यह जो है उल्टे त्रिभुज का है, उल्टा ट्रायंगल है ये। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, और इसका जो शीर्ष जो है वो क्या है? कन्याकुमारी तक जाता है यहाँ से लेकर के, और ऊपर आप देखेंगे तो विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। सोलह लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें ढेर सारे पठार पाए जाते हैं। जो सबसे ऊपर है, यहाँ पर मैं बताता चल रहा हूँ, लिखते चलिए, बस लोकेशन समझ लीजिए। यहीं से पठार से भी एक प्रश्न आ सकता है इस बार। इधर से आप शुरू करेंगे तो ये मालवा है। ठीक है ना, मालवा का पठार क्लियर है। उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, उसके बाद ये तीनों जो है MBBC करके, ये सबसे नीचे जो है छोटा नागपुर का पठार। तो ये हो गया, इसको लिख लीजिए मालवा, बुंदेलखंड, और इसके बाद बघेलखंड, और ये जो है आपका छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार क्लियर है। उसके बाद जो है ये वाला जो बड़ा पठार है, ये दक्कन का पठार, दक्कन का पठार है। अब थोड़ा छोटा बड़ा होगा तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और यहां पर जो है इसी में दंड का अरण्य है, आंध्रा का पठार है, कर्नाटक पठार है। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं दंडकारण्य। ये आंध्रा का पठार है। और ये कन्नड़, कर्नाटक का पठार। क्लियर है? तो ये हो गया आपका टोटल कितना है। अब आंध्रा के पठार में दो होते हैं ना, एक तरफ जो है, अब ऊपर है या नीचे ध्यान रख लीजिएगा, इसमें जो है तेलंगाना पठार ऐसे है, तेलंगाना पठार, और इसको बोलते हैं रायलसीमा। इसी के अंतर्गत आते हैं दोनों, आंध्रा का पठार बोलते हैं। तो इतने सारे पठार हैं, याद हो जाएगा ये सारे, ये सारे याद हो जाएंगे। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, आंध्रा में दंडकारण्य और दंडकारण्य का पठार, उसके बाद तेलंगाना और रायलसीमा का पठार, जो सभी कंबाइंड रूप से आंध्रा का पठार पूछा जाता है। हाँ, पहाड़ियाँ हम अलग से देखेंगे, ठीक है। पहाड़ियाँ जो है, ये तो पठार हम बात कर रहे हैं ना, इन पठारों की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग पहाड़ियों की भी बात करेंगे। पहाड़ियों में अरावली पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला है, पूर्वी है, सतपुड़ा है, ये सभी पर्वतमालाओं को अलग से देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम लोग पठार की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्वतमाला हम अलग से देखेंगे। तो ये आप क्लियर हो जाएगा नहीं? इतना तो पठारों की बात हो गई। पठारों में सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, इनके बारे में डिटेल में इतना नहीं पढ़ना होता, ऑप्शनल के लिए पढ़ना होता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, टेलीग्राम वाला। अच्छा, और यहाँ पर ना एक और पठार है जो आपसे पूछा जाएगा। एक पठार कौन सा छूटा है? मेघालय का पठार, ये इसी का हिस्सा है ना। मालदा गैप से ये अलग हुआ है, ये इसी का हिस्सा है, और इसी गैप को क्या बोलते हैं? मालदा गैप। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि मेघालय का पठार जो है पेनिनसुलर इंडिया से कैसे अलग हुआ है, तो मालदा गैप से, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया पठार। अब इसके बाद अगर हम होलिस्टिक अप्रोच में बात करें, ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला, और ये पूर्वी घाट है। कहाँ से कहाँ तक है इसको डिटेल में लिख लीजिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट और पर्वतीय प्रदेशों के बारे में और भी हम पढ़ेंगे, जैसे अरावली की पर्वत श्रेणी। तो ये जो पर्वत श्रेणी है, ये है अरावली, दिल्ली से लेकर के अंबाला तक, ठीक है। ये हो गई अरावली। यहीं पर विंध्यन पर्वतमाला है, और ये सतपुड़ा है। ये पर्वतमालाएं हैं जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणी है, मतलब कि ये रेंजेस हैं, इनको पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्य और सतपुड़ा। अब इसमें कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। इसमें जो है यहाँ से जो दो भागों में इसको बांटा जाता है, तो इसको सह्याद्री बोलते हैं। ये ऊपर की क्या है, इसको उत्तरी सह्याद्री, और नीचे को दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा जाता है ना, इतना याद है कि नहीं? आपको नहीं पता है तो पता कर वो कर लीजिए। क्या है ये?
पश्चिमी सह्याद्री, सॉरी दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ये शुरू कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट शुरू कहाँ से होता है? बताइए जल्दी से, किस शहर से अगर स्टार्टिंग हम बात करें कि पश्चिमी घाट कहाँ से शुरू होगा, तो ये सूरत से शुरू होता है। कहाँ से? सूरत से। सूरत के बाद से ये पश्चिमी घाट शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? ये सह्याद्री नाम जो है, पुराणों में इसको सह्याद्री कहा गया है। ठीक है ना, जब हम लोग पुराण पढ़ेंगे तो पुराणों में सह्याद्री कहा गया है। और ये आता है कन्याकुमारी तक, यहाँ तक। ठीक है ना, कन्याकुमारी तक आता है। ये ताप्ती नदी है ना, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती है ना, राप्ती नहीं, ताप्ती। ताप्ती नदी से शुरू होता है, ये कन्याकुमारी तक जाता है। पुराणों में इसको उत्तरी सह्याद्री, ये इसके ऊपर का हिस्सा जो है ये उत्तरी सह्याद्री, और इसको दक्षिणी सह्याद्री। ये पश्चिमी घाट की हम बात कर रहे हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई बताइए। 1600 किलोमीटर। याद रखिए, औसत ऊंचाई 1200 किलोमीटर। इसकी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 1600 किलोमीटर है, और एवरेज हाइट जो है, लेंथ इसकी 1600 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर, 1200 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, 1200 मीटर। अब जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी बताइए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अन्नामलाई की अनाईमुड़ी? अगर हम बात करेंगे कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, यानी ये तो सभी आप लोग पढ़े हैं, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बताइए। उत्तरी सह्याद्री जो है ना, ये ताप्ती से लेकर के गोवा तक है। ये गोवा वाला क्षेत्र है, ठीक है, गोवा तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कलसूबाई है। क्या नाम है? कलसूबाई। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रमुख पर्वत चोटी जो है यहाँ की कौन कौन सी हैं, कलसूबाई, 2 दर्रे हैं यहाँ पर। कौन कौन से? मुंबई नासिक से थाल घाट और भोर घाट। यहाँ पर इसी की बात हो रही है अभी, याद कर लीजिएगा। थाल घाट, भोर घाट और थाल घाट और भोर घाट। ठीक है ना, और पाल घाट जो है नीचे है। ठीक है, ये दक्षिणी में है। और जैसे यहाँ पर 2 दर्रे कौन से, यहाँ के 2 दर्रे कौन से हैं, याद कर लीजिए। पाल घाट और भोर घाट। नहीं, पाल घाट नहीं, थार घाट है ना, यहाँ का जो है थाल घाट है। हाँ, पाल घाट तो नीचे आएगा। थाल घाट
ये जो है उत्तरी सह्याद्री में है। निचली सह्याद्री में पाल घाट है और एक शेनकोट है, ठीक है, शेनकोट। ये किसमें है? दक्षिणी सह्याद्री में है। ठीक है, यहां पर दो हरिश्चंद्र और बालाघाट, हरिश्चंद्र और बालाघाट दो चोटियां हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर्वतमालाएं। तो इसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। भारत की जो नीलगिरी पर्वत जो है, यह पश्चिमी घाट से यहीं पर मिलता है, इलायची पहाड़ियों के पास पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। अच्छा, इधर हो जाए, इसको बना लीजिए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी में, बहुत डीप। ठीक है, ये आप चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे किस पे? पूर्वी घाट पे। पश्चिमी घाट हो गए हमारी, अब आते हैं हम पूर्वी घाट पे। अब पूर्वी घाट जो है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये यहां पर है महेंद्रगिरी। कौन सी जगह पर है महेंद्रगिरी? महेंद्रगिरी से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है, जब तक ये मिल नहीं जाता है। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा से लेकर के कहाँ तक ये जाता है? अब यहाँ पर जो है महेंद्रगिरी से नीलगिरी तक, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका विभाजन हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है, इसमें हौच पौच हो जाएगा। हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बात करते हैं। तो यहाँ पे कई नदियाँ आती हैं। अब थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे होगा तो उसमें ये मत कह देना कि कौन कहाँ से निकला है, कहाँ से गया है, ठीक है, बस एक सीक्वेंस में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मत दिखा देना कावेरी जो है यहाँ से निकल के यहीं कैसे गिर जाती है, गोदावरी कहाँ से कहाँ निकलती है। तो पहली जो है नदी जो हमारी आती है वो कौन सी नदी है? लोकेशन मत समझिए, सीक्वेंस में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना, लोकेशन आप संभाल लीजिएगा। ये क्या है? महानदी, उसके बाद महानदी के बाद गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, पेन्नार, और ये है कावेरी। क्लियर है? ये बताने का मतलब ये है कि इन नदियों के ही दो डेल्टाओं में ये पूरा बना है। दाल फ्राई करना है। अब जो है इसमें जो है राज्य कौन कौन से आते हैं? चलिए बताइए कितने राज्य आते हैं पूर्वी घाट में? कौन कौन से राज्य आते हैं? यहां से आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा और केरल का कुछ थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। इसमें लेकिन आपकी कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिनके नाम आपको जानने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से? तो उड़ीसा में कौन कौन सी है? उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी घाट में पड़ती हैं? उत्तरी सरकार, ठीक है, तिकरपाड़ा,
नल्ला मलाई नाम सुना है? उत्तरी सरकार, नल्ला मलाई, नांगड़ी हिल, पालकोंडा, जावादी। नांगली हिल, पालकोंडा, जावादी, ये कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं जो कहाँ पाई जाएंगी आपके। और एक शेवराय, शेवराय भी यहीं है ना, शेवराय। और अच्छा, आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मलाई वो अलग है। अच्छा, नल्ला मल्ला है वो, नल्ला मल्ला है ना। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। नल्ला मल्ला और नल्ला मलाई दो है मेरे ख्याल से। बायोस्फीयर रिजर्व है। हाँ, मलाईगिरी है, नल्ला मलाई नहीं। ये कौन सी है? मलाईगिरी, मलाईगिरी है। ये नल्ला मल्ला है, मलाईगिरी। इसके बाद उड़ीसा आ गया। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है बताइए? आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है? हाँ, वालकोंडा, वलीकोंडा। शेवराय तो उसी में आ जाएंगी ना। शेवरा कहाँ पर है? वालीकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मल्ला। इसी को नल्ला मलाई भी बोलते हैं, नल्ला मल्ला। और हमारी एक और पहाड़ी है, कौन सी? शेवराय तमिलनाडु में है। वेरी गुड। शेषाचलम, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है शेषाचलम है। तमिलनाडु में। ये जवादी भी यहाँ नहीं है ना, जवादी भी यहाँ नहीं होगी। वो सीक्वेंस मैंने लिखा है एक जगह, जवादी भी यहाँ नहीं होगी। जवादी भी इसमें शिवराय, जवादी, पंचमलाई, ठीक है ना। शिवराय, जवादी और पंचमलाई तमिलनाडु में। अब इसका क्रम आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से अभी प्रश्न नहीं बने हैं लेकिन बन सकते हैं, ठीक है। और डिंडी गुल्ली भी यहाँ पर है, एक डिंडी गुल्ली।
तो ये आपका पूर्वी हो गया। क्लियर है? यहाँ पर पूर्वी घाट में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, इन्हीं नदियों के क्रमबद्धता को भंग करते हुए इन्हीं के बीच में ये स्थित हैं। ठीक है ना? उसके बाद अब बिंद और सतपुड़ा है, इसमें कई हैं, इनको देख लीजिएगा, इनका क्रम बहुत बार पूछा है। ठीक है? अरावली पर्वतमाला है, इसके बारे में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं जो, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मालवा का पठार, इस सबका डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना? अब हम तटीय मैदान देख लेते हैं। ठीक है ना? एक बहुत इम्पॉर्टेंट है तटीय मैदान। तटीय मैदान जो होते हैं, जैसे हम बोलेंगे किसको कन्नड़ तट बोलेंगे, किसको कोंकण तट बोलेंगे, किसको जो है यहाँ से जब शुरू होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर जो है कठियावाड़ तट का मैदान जो होता है, बस 10 मिनट और होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उमज्जन। इसको जो है ये पूरा हिस्सा जो है ये किसका है, उमज्जन का है, मतलब कि अपलिफ्टमेंट का है। और यहाँ पर निमज्जन का है, ये धंस गया है, ये ऊपर उठ गया है। ठीक है ना? तो अब इसमें जो है इसको हम लोग, अब यहाँ से इसको कठियावाड़ का मैदान बोलते हैं। ठीक है? ऊपर जो है कच्छ है, ऊपर कौन सा है, कच्छ का तटीय मैदान, ये वाला हिस्सा जो है। तटीय मैदान। अब कठियावाड़ से जहां पर निमज्जन का जो क्षेत्र आता है, भावनगर या सूरत से, ये भावनगर है और यहीं से सूरत तक जो है, इसको गुजरात का मैदान बोलते हैं। किसका? कहां से कहां तक? भावनगर से सूरत तक। अब ये सूरत से कहां तक? गोवा तक। क्या कहलाता है ये? सूरत से गोवा तक कोंकण तट कहलाता है। ठीक है ना? ये सूरत से गोवा, ये कहलाता है कोंकण तट। और गोवा से फिर मंगलोर तक, गोवा से मंगलोर तक ये क्या कहलाता है? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। क्लियर है? और मंगलोर से कन्याकुमारी तक ये क्या कहलाता है? मालाबार। ठीक है ना? कन्याकुमारी ये कहलाता है मालाबार। तो ये हो गया ऊपर से कच्छ का तटीय मैदान, कठियावाड़ का, ये जो उमज्जन का उदाहरण है इसको आप देख लीजिएगा, अपलिफ्ट हुआ है। फिर भावनगर से सूरत तक गुजरात का मैदान, फिर सूरत से गोवा कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट गोवा से मंगलोर, और मंगलोर से कन्याकुमारी जो है ये मालाबार का मैदान है। और यहाँ से जो है कहाँ से शुरू होगा? उत्कल तट। यहाँ इसको क्या बोलते हैं? उड़ीसा में उत्कल तट। कहाँ से है ये? पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से लेकर के, अगर आप महानदी से कृष्णा के बीच जो है ना, ये कुल उत्तरी सरकार बोला जाता है, उत्कल तट। ठीक है? उसके बाद आंध्र का मैदान, आंध्र तट बोलते हैं इसको। उड़ीसा के बाद आंध्रा का मैदान जिसको आंध्र तट बोलते हैं। ठीक है? जिसमें
अब इसके ना बीच बीच में जो ये उत्कल तट कहाँ से कहाँ तक है, तो कलकत्ता से गोपालपुर, ये जगह है, कलकत्ता के बाद से शुरू होता है। आंध्र का मैदान जो है ये कहाँ से कहाँ तक, गोपालपुर से पुलिकट झील तक। इनके बीच जो है ये बना है आपका आंध्र का मैदान, और पुलिकट झील से लेकर के आपका यहां तक कन्याकुमारी तक क्या है, कोरोमंडल। ये पूरा थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको हम लोग पुलिकट झील थोड़ा ऊपर कर दिए, पुलिकट झील यहाँ कर देते हैं। ये वाला जो है आंध्र का मैदान, पुलिकट झील, और यहाँ से कन्याकुमारी तक ये टोटल जो है ये क्या कहलाता है, कोरोमंडल। ये कहलाता है आपका कोरोमंडल। तो ये यहाँ से एक प्रश्न आता है आपका, ठीक है। पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ये सारे चीज़ें आप लोग देख लिए। अब इसके बाद जो है इनके अलग अलग विशेषताएं हैं, और यहाँ से कुछ प्रश्न पूछा गया है, कुछ जो है द्वीप समूहों से प्रश्न है। उसके बाद हम लोग कल के क्लास में क्या करेंगे, नदियाँ पूरा देख लेंगे, ठीक है ना, नदियाँ और डैम, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आइलैंड देखेंगे कल और नदियाँ देखेंगे, ठीक है।